Students, welcome to Bright Mind Gurukul. So since the board exams of class 10th and 12th are very near and you must be having your pre-board and all exams scheduled, so this topic is going to help the class 12 students a lot. This is going to help in the last minute revision. Already you must have finished your syllabus. तो ये जो आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं that is accounting ratios. So this will help you in understanding the financial health of the company and how to analyze them through ratios. So जो चार important categories of ratios है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. उसके बाद फिर हम हर रेशियो को एक्सप्लेन भी करेंगे and then we will go on to a problem, solve that problem together. So go through the whole video. It will help you in understanding and it's going to be a good revision material for you. ठीक है, चलो let us start. So ratio is a mathematical relationship between two financial figures taken from a company's financial statements. So अभी तक आप लोगों ने बनाया होगा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट. ये सब बनाने से ही एक कंपनी को पता नहीं चलता है कि सिर्फ प्रॉफिट को देख लिया और अंडरस्टैंड कर लिया कि ओके द प्रॉफिट इज हाई तो कंपनी इज हेल्दी. तो जो फाइनेंशियल हेल्थ जो कहते हैं ऑफ ए कंपनी दैट इज डिराइव्ड from these ratios. So आप इन ratios को अगर देखोगे, कैलकुलेट करोगे तब पता चलेगा कि कंपनी whether it is financially healthy. The most common ratio that is the liquidity ratio. अब liquidity ratio में क्या क्या है? Liquidity ratio में पहला है current ratio और second है quick ratio which we are going to study later on. पहले current ratio देखते हैं. Current ratio, the ratio measures the liquidity position of the company for a short period. Current मतलब short period. So current ratio का formula है current assets by current liabilities. अब इसमें current assets and current liabilities very easy है. इसका दो चीज आपको याद रखना है. Formula is current asset by current liabilities. Ratio होना चाहिए. That is 2:1. इसको कहते हैं the proper liquidity. अगर 2:1 का आ गया रेशियो तो इसका मतलब कंपनी इज हैविंग अ गुड लिक्विडिटी रेशियो. तो अब करंट एसेट्स में क्या क्या आते हैं, ठीक है, इसको हम देखते हैं जरा. करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंटरीज, स्टॉक, ट्रेड मटेरियल, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम एंड एडवांस टैक्स. इसमें बड़े ध्यान से देखना है एक्सक्लूड क्या किया गया है. लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स अगर दिया हुआ है सब में तो इसको माइनस कर देना है फ्रॉम योर इन्वेंटरीज. प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, इसको भी अगर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है इसको ट्रेड रिसीवेबल्स से माइनस कर देना है. सो योर करंट एसेट्स इंक्लूड्स ऑल दीज. एंड व्हाट आर द करंट लायबिलिटीज? They are also the short-term liability, short-term borrowings, current maturities of long-term debts. अगर कोई long-term debt mature हो जा रहा है तो उसका, and then the trade payables, outstanding expenses, income received in advance, unclaimed dividends, interest accrued on borrowings and short-term provisions. ये सब ध्यान रखना है क्योंकि आपके पास सम्स आएगा, आपको सम्स इस तरह से पूरा दिया रहेगा कुछ कुछ मटेरियल्स और उसमें से आपको करंट रेशियो निकालना होगा. ठीक है. क्विक रेशियो पहला था करंट रेशियो, अभी है क्विक रेशियो. हाउ इज इट डिफरेंट? दिस रेशियो इज डिजाइन्ड टू शो वेदर द फर्म इज एबल टू पे इट्स करंट लायबिलिटीज इमीडिएटली. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसीलिए इसका नाम है क्विक रेशियो. दैट इज लिक्विड एसेट बाय करंट लायबिलिटीज. अब करंट रेशियो में था करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटीज, इसमें है लिक्विड एसेट बाय करंट लायबिलिटीज. नाउ व्हाट इज लिक्विड एसेट? सो लिक्विड एसेट is current assets minus inventories minus prepaid expenses minus advance tax. ये ध्यान में रखना है आपको. क्विक एसेट्स फाइंड आउट करने के लिए इन्वेंटरीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस टैक्स को माइनस करना होगा, तभी आप क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स डिराइव कर सकेंगे. सो लिक्विड एसेट बाय करंट लायबिलिटीज यानी ये करंट लायबिलिटीज को पे करने की ताकत कंपनी में कितनी है
और इसका रेशियो होना चाहिए 1:1, ये राइट रेशियो, ठीक है। सो वी हैव read about liquidity ratio. Now we go on to the solvency ratios. Solvency ratios में क्या क्या है? Solvency ratio as the name suggests, इसमें नेम में ही आपको पता चल जाएगा कि इसका फॉर्मूला क्या है। Debt equity ratio 1, total asset to debt ratio, proprietary ratio and इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ठीक है। सो डेट इक्विटी मतलब लॉन्ग टर्म डेट्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड। लॉन्ग टर्म डेट्स मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये जितनी भी कंपनी के पास है, डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? शेयर होल्डर्स फंड इज शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसको हम कहते हैं शेयर होल्डर्स फंड, यानी शेयर होल्डर का जितना ओनर का फंड है वो कितना हेल्प करेगा लॉन्ग टर्म डेट्स को पे करने में, ठीक है। सो आइडियल रेशियो इज 2:1. इट मींस more funds are invested or for growth by lenders as compared to owners fund, यानी कंपनी के पास बाहर का फंड्स बहुत सारा इन्वेस्टेड है कंपेयर टू ओनर्स का फंड, यानी सिर्फ कंपनी के ओनर ने ही इसमें इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है, बाहर से इन्होंने लोन भी ले रखा है, ठीक है। सो डेट इक्विटी रेशियो। नाउ द सेकंड वन इज टोटल एसेट टू डेट रेशियो। एज द नेम सजेस्ट, इसका फॉर्मूला क्या है? टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेट्स। सेकंड वन इज total assets to debt ratio. So as the name suggests, total asset divided by long term debts. So इसका ये जो आप कैलकुलेट करोगे इससे क्या पता चलेगा कि लॉन्ग टर्म डेट्स जो है दे आर कवर्ड बाय एसेट। कितना, जितना हाई होगा इसका मतलब कंपनी की जो एसेट्स है वो काफी है बाहर के लोन्स या डेट्स को पे करने के लिए, ठीक है। सो a high ratio will definitely be suggesting that the company is in a good condition, ठीक है। फिर उसके बाद है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटर मतलब द ओनर, सो इसका फॉर्मूला होगा शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, ठीक है। इसका मतलब कि जो टोटल एसेट, यहां पे क्या है, हाई रेशियो मींस साउंड फाइनेंशियल कंडीशन, मतलब अगर शेयर होल्डर्स प्रोप्राइटरी रेशियो अगर हाई है तो इसका मतलब है कंपनी का कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन इज गुड, यानी शेयर होल्डर्स के फंड से टोटल एसेट्स को हम प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब जितना टोटल एसेट्स है वो हम खरीदे हैं विथ ओनर्स फंड ओनली, हमें बाहर से लोन लेने की जरूरत उतना ज्यादा नहीं जरूरत हुई है, ठीक है। सो एज लार्ज पोर्शन ऑफ एसेट इज प्रोवाइडेड बाय इक्विटी, मतलब टोटल एसेट्स को प्रोवाइड करने के लिए शेयर होल्डर का फंड इज इनफ, ठीक। अब आ गया इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में क्या होता है कि इंटरेस्ट जो है, जो आप लोन लेते हो, कंपनी अगर लोन ले रही है तो उसे इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। सो जो इंटरेस्ट पे करना है उसका कवरेज रेशियो मतलब प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय फिक्स इंटरेस्ट चार्ज। जो फिक्स इंटरेस्ट चार्ज कंपनी को पे करना होता है फॉर द लॉन्ग टर्म डेट्स, तो वो प्रॉफिट से कवर हो पा रहा है कि नहीं, इसका मतलब ये जो रेशियो आप कैलकुलेट करोगे ये अगर हाई है तो इसका मतलब कि इंटरेस्ट पे करने की कैपेसिटी कंपनी के पास है, सो इट इंडिकेट्स अ गुड फाइनेंशियल कंडीशन, ठीक है। सो दीज आर ऑल द सॉल्वेंसी रेशियोज, द इंपॉर्टेंट सॉल्वेंसी रेशियोज जो आते हैं यूजुअली, तो ये आप देख लो। द वेरी इंपॉर्टेंट टर्नओवर रेशियोज, ये बहुत ज्यादा, ये आपको क्वेश्चंस में आएगा ही आएगा, तो दीज आर वेरी पॉपुलर रेशियोज व्हिच वी आर गोइंग टू सी। टर्नओवर रेशियो से इससे क्या आपको समझ में आता है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज, इन्वेंट्री मींस योर स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड,
डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से आपको क्या समझ में आता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, और एवरेज इन्वेंट्री मींस एवरेज इन्वेंट्री इज ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ये आपका एवरेज निकल गया। What does it signify? Whether inventory properly used or not. Higher inventory means कि इन्वेंट्री की सेल अच्छी हो रही है। अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज हाई, इसका मतलब ये जो इन्वेंट्री है ये मूव कर रहा है, ये बिजनेस में इन्वेंट्री का सेल हो रहा है, गुड्स का सेल अच्छा हो रहा है। ठीक है, so this is calculated with this ratio. Debtors turnover ratio is debtors plus bills receivable divided by average daily credit sales. अब what do you mean by average daily credit sales? ये ध्यान में रखना है, एवरेज क्रेडिट सेल्स पर डे, इसका फॉर्मूला क्या है कि टोटल क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय 365 या 360 डेज। ये यूजुअली हम लोग 365 लेते हैं, अगर सब में मेंशन किया हुआ है कि टेक इट एज 360 डेज देन यू टेक इट दैट वे। सो ये वाला आपको निकालना होगा, क्रेडिट सेल्स पर डेज, क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय 365 डेज। सो डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल बाय एवरेज डेली क्रेडिट सेल। ये इंडिकेट क्या करता है? द स्पीड विथ विच द अमाउंट इज कलेक्टेड, यानी जो डेटर्स है जो क्रेडिट पे। नाउ the creditors turnover. Similarly, creditors plus bills payable divided by average credit purchase per day. Average credit purchase per day को कैलकुलेट करने के लिए सेम फॉर्मूला होगा, credit purchases divided by 365 days। और इससे क्या पता चलेगा कि हमें जो क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है, यानी कंपनी के पास क्रेडिटर्स एक लायबिलिटी है, कंपनी को पे करना होगा, तो कंपनी कितना ऑफन ये पे करती है। ठीक है, so this is also a higher ratio will be a good sound position of the company, that it is able to pay its creditors in time. Fixed asset turnover ratio. So this is net sales by net fixed assets. Fixed assets turnover ratio indicates how efficiently fixed assets are utilized in generating sales. फिक्स एसेट खरीदा जाता है कंपनी में टू इंप्रूव इट्स पोजीशन, इंप्रूव इट्स सेल, ताकि बिजनेस में उसका यूटिलाइजेशन हो सके। तो फिक्स एसेट को कितना यूटिलाइज किया जा रहा है वो सेल से पता चलेगा। दिस रेशियो विल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग दैट। देन वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। सो वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए current assets minus current liabilities, very important. So how efficiently this working capital is being rotated in generating revenue? मतलब वर्किंग कैपिटल मतलब आपके पास कितना लिक्विड पैसा है या कितना जो आप इमीडिएटली उसको लिक्विडेट करके आप सारे डेट्स या आप सेल को ग्रो करा सकते हो। सो बिजनेस के पास कितना पैसा रहता है, वर्किंग कैपिटल का एक अच्छा फंड रहना चाहिए ताकि बिजनेस में कभी कोई ऑब्स्टिकल्स ना आए। ठीक है, सो नेट सेल्स बाय वर्किंग कैपिटल, दिस हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग that working capital is being rotated and generating revenue. Now, profitability ratios. So तीन ratios हमारे हो गए हैं, liquidity, solvency and turnover ratios. Now we go on to the profitability ratios. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप फाइंड आउट करते हैं, आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो तो ट्रेडिंग अकाउंट में आपका नेट क्या निकल के आता है? द ग्रॉस प्रॉफिट। फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो तो उसमें आपका निकल के आता है नेट प्रॉफिट। सो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज ग्रॉस प्रॉफिट बाय टर्नओवर। ठीक है, नेट प्रॉफिट रेशियो नेट प्रॉफिट बाय टर्नओवर। रिटर्न ऑफ
इन्वेस्टमेंट रेशियो, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि बिजनेस में आपने जितना इन्वेस्ट किया है उसके अगेंस्ट में आपको रिटर्न कितना मिल रहा है। सो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड्स, इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड्स को डिडक्ट करने के पहले जो आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट होते हैं, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, दिस हेल्प्स यू फाइंड आउट द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट रेशियो।